गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम समसीमांत उपयोगिता नियम जिसकी चर्चाएं हम पहले कर चुके हैं कि ये नियम क्या है, दो या अधिक वस्तुओं के प्रयोग के संबंध में इस नियम के अनुसार आचरण करते हुए उपभोक्ता कैसे व्यवहार करेगा, आज हम पढ़ेंगे। इस नियम की मान्यताएं क्या है, इस नियम का महत्व क्या है और इस नियम की आलोचनाएं या इसकी कमियां किस प्रकार से बताई जाती है। तो सबसे पहले इस नियम की मान्यताएं, किन मान्यताओं पर यह नियम आधारित है। मान्यताएं हमने कहा हमारे इकोनॉमिक्स के जितने नियम है अन्य बातें समान रहे की मान्यता पर आधारित है। मतलब हर नियम के साथ अन्य बातें समान रहे जुड़े हुए शब्द है कि कुछ बातें पूरी होने पर ही वो नियम पूरा होगा, यदि वो बातें पूरी नहीं होती तो वो नियम लागू नहीं होगा। तो हमारा समसीमांत उपयोगिता नियम क्या था कि इसके अंदर एक उपभोक्ता अपना व्यवहार इस प्रकार करता है कि विभिन्न वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिताएं और कीमत अनुपात को बराबर करते हुए उस बिंदु पर अपना संतुलन बनाएगा जहां उसका टोटल खर्च उसकी टोटल आय के बराबर है। तो ये नियम पूरा होने के लिए किन किन बातों का पूरा होना जरूरी है। सबसे पहली मान्यता तो है उपभोक्ता की विवेकशीलता। उपभोक्ता विवेकशील इसमें यह मान लिया जाता है कि उपभोक्ता विवेकशील है, वो बुद्धिमान है, वो अपना लाभ अधिकतम करना चाहता है और अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए वो हर चीज या हर उपयोगिता हर वस्तु की कीमत से वाकिफ है, बुद्धिमान है और एक उपभोक्ता विवेकशील आचरण कर रहा है। यही नहीं है कि वो मूर्ख है, ना समझ है, बाजार में जितने पैसे मांगे उतने दे दिए, जितना खर्चा हो रहा है उतना करके वो वस्तु खरीद कर लेकर आ गया, ऐसा नहीं है। इस नियम की मान्यता है कि इसके अंदर एक उपभोक्ता को विवेकशील माना जाता है। इस नियम की जो दूसरी मान्यता है उपयोगिता संख्या में मापनी। उपयोगिता संख्या में मापनी, संख्या में मापनी। गोसेन ने इस नियम का प्रतिपादन किया था। गोसेन का द्वितीय नियम भी हम इस समसीमांत उपयोगिता नियम को कहते हैं। मार्शल के उपयोगितावादी दृष्टिकोण से वे प्रभावित थे और मार्शल के अनुसार उन्होंने माना कि हम उपयोगिता को संख्या में माप सकते हैं। किसी वस्तु से जितनी मिलने वाली उपयोगिता है उनके लिए हम संख्यात्मक अंक बता सकते हैं कि इस वस्तु से हमें कितनी उपयोगिताएं मिल रही है। फिर तीसरी मान्यता है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर, उपयोगिता स्थिर यानी मनी की जो वैल्यू है वो स्थिर रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। हर सीमांत उपयोगिता की चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली उपयोगिता को हम कहते हैं सीमांत उपयोगिता। तो मुद्रा की भी एक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता होगी वो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता मानी जाएगी। उसमें यह मान लिया जाता है इस नियम को जब भी हम पढ़ते हैं या लिखते हैं कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वो लगभग स्थिर बनी हुई है। उसके बाद में उपभोग में निरंतरता का क्रम, उपभोग में निरंतरता, निरंतरता। एक उपभोक्ता किसी वस्तु का प्रयोग कर रहा है तो निरंतर रूप से उसका प्रयोग कर रहा है, लगातार उसके उपभोग में लगातार या क्रम बना हुआ है, वो उसके अंदर किसी प्रकार का गैप नहीं कर रहा है। अतिरिक्त इकाइयां या जो चीज वो उपयोग में ले रहा है उसकी इकाइयों को लगातार उपयोग में लेता जा रहा है या खरीदता जा रहा है। फिर उपभोग की सभी इकाइयां समरूप, उपभोग इकाइयां समरूप, उपभोग इकाइयां समरूप होनी चाहिए तभी ये नियम लागू होगा, अन्यथा नहीं। क्योंकि जैसे ही हम उपभोग इकाइयों को बदलते हैं हो सकता है बाद वाली इकाई से हमें अधिक उपयोगिता मिल जाए या बाद वाली इकाई से हमें अपेक्षाकृत कम उपयोगिता मिले। तो इस नियम को लिखते समय या इस नियम की चर्चा करते समय यह भी मान लिया जाता है कि उपभोग में ली जाने वाली जो विभिन्न इकाइयां हैं वो एक जैसी है, उनकी बनावट में आकार में कोई किसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है। फिर उपभोक्ता की आदत रुचि और फैशन स्थिरता। लास्ट इसकी मान्यता उपभोक्ता की आदत रुचि व फैशन स्थिरता मान लीजिए, फैशन स्थिरता कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यदि उपभोक्ता की आदत बदल जाती है, यदि उसकी रुचियां बदल गई या विशेष ब्रांड के प्रति वो अपनी रुचि दिखा रहा है और उसके अकॉर्डिंग उसने अपना खरीदने का तरीका बदल लिया है, तब भी यह नियम लागू नहीं होगा।
तो देखिए इन 6 मान्यताओं के पूरा होने पर ही वो जो हमारा समसीमांत उपयोगिता नियम है, उपयोगिता दृष्टिकोण के आधार पर हम जिसे लागू करते हैं वो क्रियाशील हो पाएगा। और यदि ये मान्यताएं पूरी नहीं होती तो हमारा जो समसीमांत उपयोगिता नियम है वो क्रियाशील नहीं हो पाएगा। तो पहली मान्यता, उपभोक्ता विवेकशील है, बुद्धिमानी से कार्य करता है। दूसरा, उपयोगिता को संख्या में हम माप सकते हैं। मार्शल के उपयोगितावादी दृष्टिकोण में ऐसा माना गया है कि किसी वस्तु से जितनी उपयोगिताएं मिल रही है वो संख्यात्मक रूप में मापी जा सकती है। तीसरी मान्यता, मुद्रा की सीमांत उपयोगिताएं स्थिर बनी हुई है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। चौथी मान्यता, उपभोग के क्रम में निरंतरता बनी हुई है, उनमें कोई गैप नहीं है। पांचवी में, उपभोग की जाने वाली विभिन्न इकाइयां एक जैसी है। और छठी मान्यता है, उपभोक्ता की आदत, रुचि, स्वभाव, फैशन, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उसके बाद जैसे इस नियम को हमने पढ़ा कि इस नियम में हम उपभोक्ता संतुलन स्थापित करते हैं, तो इस नियम की महत्ता क्या है, क्यों इस नियम को पढ़ा जाता है। मान्यताओं के बाद में अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो इस नियम से जुड़ा हुआ है, समसीमांत उपयोगिता नियम का महत्व क्या है। महत्व क्या है इस नियम का। सभी क्षेत्रों में लागू होता है, ये सभी क्षेत्रों में क्रियाशील। उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, राजस्व की जितनी क्रियाएं हम मानते हैं, हमारी इकोनॉमिक्स की जितनी विषय वस्तु है, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, राजस्व, सभी क्षेत्रों में यह नियम क्रियाशील होता है। बिना इस नियम की क्रियाशीलता के हम कोई भी काम उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व के क्षेत्र के संबंध में नहीं कर सकते। तो जितनी भी विषय वस्तु है इकोनॉमिक्स की वो इसी नियम पर टिकी हुई है। सभी क्षेत्रों में हम इस नियम को क्रियाशील करके अधिकतम संतुष्टि, अधिकतम लाभ या अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। सेकंड, इस नियम के द्वारा उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि, उपभोक्ता का उद्देश्य क्या होता है कि उसका खर्चा कम से कम आए और उसको मिलने वाली उपयोगिता अधिक से अधिक हो। अगर वो समसीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार आचरण करता है तभी वो अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त कर पाएगा। यदि वो इस नियम के अनुसार आचरण नहीं करता है तो उसकी संतुष्टि अधिकतम नहीं होगी। ऐसे ही देखिए, उत्पादक को अधिकतम लाभ, तीसरा जो है उत्पादक को अधिकतम लाभ। उत्पादक का उद्देश्य क्या होता है, अपनी लागत को कम करना और अपने उत्पादन को अधिकतम करना। उसको तभी लाभ मिलेगा जब लागत कम आएगी और उसके उत्पादन अधिक हो, उनकी गुणवत्ताएं अधिक हो। तो एक उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए भी उन जो उत्पादन के साधन लगाता है उनको चुकाई जाने वाली कीमत इस प्रकार निर्धारित करता है कि एक साधन के लिए चुकाई जाने वाली कीमत दूसरे साधन के लिए चुकाई जाने वाली कीमत के बराबर हो जाए। तो एक उत्पादक अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए समसीमांत उपयोगिता नियम को ही आधार बनाता है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि बचत व उपभोग के मध्य निर्णय, बचत व उपभोग के मध्य निर्णय। एक उपभोक्ता के लिए बचत करना गुण माना गया है, क्योंकि बचत के माध्यम से ही आगे के इन्वेस्टमेंट डिपेंड करते हैं उपभोक्ता के। तो कितनी बचत करना चाहिए और कितनी आय का उसको उपभोग करना चाहिए, इसका निर्धारण भी वो किस नियम के आधार पर कर सकता है, समसीमांत उपयोगिता नियम के आधार पर। तो समसीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार आचरण करते हुए उपभोक्ता कितनी बचत करनी है और उसका खर्चा कितना करना है या उसे उपभोग कितना करना है, इसके बारे में वो निर्णय ले सकता है। और एक और महत्व, सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकतम कल्याण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने के लिए भी सामाजिक कल्याण अधिकतम समसीमांत उपयोगिता नियम के आधार पर सरकार अधिकतम लोक कल्याण के लक्ष्य की प्राप्ति कर सकती है। कितने कर लगाने और कितना व्यय करना है वापस जनता पर, इसका निर्धारण यदि सरकार समसीमांत उपयोगिता नियम के आधार पर करती है तो अधिकतम जन कल्याण के लक्ष्य की पूर्ति की जा सकती है, अधिकतम जन कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो इस नियम के हमने 5 महत्व देखे हैं कि उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, राजस्व सभी क्षेत्रों में क्रियाशील होता है।
एक उपभोक्ता कम से कम व्यय में अधिक से अधिक आवश्यकताओं को कैसे पूरा करे, इसके लिए वो समसीमांत उपयोगिता नियम को आधार बनाता है। एक उत्पादक कम लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए समसीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार आचरण करता है। एक उपभोक्ता कितनी बचत करे और कितना इन्वेस्टमेंट करे या कितना उपभोग करे, इस बात का निर्णय भी वो समसीमांत उपयोगिता नियम के आधार पर करता है। और एक लास्ट महत्व, सरकार सामाजिक कल्याण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए या सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने के लिए समसीमांत उपयोगिता नियम को आधार बनाकर कार्य करती है। अब समसीमांत उपयोगिता नियम से रिलेटेड जो हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है कि इसकी आलोचनाएं किन आधारों पर की जाती है, इसकी क्या कमियां हैं, इसके क्या दोष हैं, इसके जितने भी दोष और कमियां हैं इसकी मान्यताओं के आधार पर किए गए। तो एक नजर हम इन पर भी डाल लेंगे कि इस नियम के दोष क्या है, समसीमांत उपयोगिता नियम की कमियां क्या है, या इसकी आलोचना किन आधारों पर की जाती है। आलोचनाएं समसीमांत उपयोगिता नियम की, हर नियम की आलोचना हुई है इकोनॉमिक्स में, तो आलोचना या कमियां कहें हम या दोष कहें, एक ही बात है, कमियां या दोष। समसीमांत उपयोगिता नियम अन्य बातें समान रहने की मान्यता पर आधारित है। तो इसकी पहली जो दोष हम करते हैं कि ये उपभोक्ता के वैकल्पिक पसंद की मान्यता पर आधारित है। वैकल्पिक पसंद की मान्यता पर आधारित है। मतलब इसमें यह मान लिया जाता है कि उपभोक्ता अपना कोई भी विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्र है। हर चीज की प्रतिस्थापन वस्तु बाजार में उपलब्ध है, लेकिन वास्तव में यदि वैकल्पिक चीजें नहीं है, वैकल्पिक पसंद बाजार में नहीं मिल पाती, तो फिर ये नियम क्रियाशील नहीं हो पाएगा। तो वैकल्पिक पसंद की मान्यता पर आधारित होने के कारण समसीमांत उपयोगिता नियम की आलोचना की जाती है। और अनेक बार वैकल्पिक पसंद उपलब्ध होने पर भी उपभोक्ता उनसे अनजान भी रहते हैं, अनभिज्ञ रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि कौन कौन सी प्रतिस्थापन वस्तुएं बाजार में उपलब्ध है। दूसरा, जिसके अंदर उपभोक्ता की विवेकशीलता पर आधारित है। उपभोक्ता की विवेकशीलता पर आधारित, इसमें यह मान लिया जाता है कि उपभोक्ता विवेकशील आचरण करता है, यानी वो बुद्धिमानी पूर्ण व्यवहार करता है। उसे पता होता है कि उसकी आय कितनी है, बाजार में किस वस्तु की कितनी कीमत प्रचलित है, कम कीमत पर वो किस वस्तु की कितनी इकाइयां प्राप्त करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर पाएगा। लेकिन वास्तव में हम देखें तो उपभोक्ता केवल विवेकशीलता पर कार्य नहीं करता, वो विज्ञापनों से भी प्रभावित होता है। विज्ञापनों के भ्रम में वो फंस जाता है और विज्ञापन देखकर भी वो वस्तुएं खरीदने और न खरीदने का निर्णय कर बैठता है। तो ऐसी स्थिति में हम समसीमांत उपयोगिता नियम को लागू नहीं कर पाएंगे। तो उपभोक्ता की विवेकशीलता पर आधारित जो ये नियम है, इसमें हम ये मान लेते हैं कि उपभोक्ता हमेशा विवेकपूर्ण व्यवहार दर्शाता है, तो ऐसा नहीं होता। वो अनेक बार विज्ञापनों के भ्रम से भी भ्रमित हो जाता है। तीसरा, वस्तु को पूरी तरह विभाज्य मानता है। ये नियम ये मानता है कि हम उपभोग में जो भी इकाई प्रयोग में ले रहे हैं उसको पूरी तरह छोटी छोटी इकाइयों में हम विभाजित कर सकते हैं। किसी भी उपभोग में ली जाने वाली वस्तु की विभिन्न इकाइयों को अनेक टुकड़ों में बांटना संभव है, लेकिन अनेक बार ऐसा हम नहीं कर पाते। वस्तु के टुकड़े हम नहीं कर पाते, जैसे जीवित जानवर है, मकान है, बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं या कुछ चीजें, मशीनें और उपकरण हैं, इनको विभिन्न इकाइयों में बांटना हमारे लिए संभव नहीं होता। और जब वस्तु पूरी तरह विभाजित नहीं है तो समसीमांत उपयोगिता नियम क्रियाशील नहीं हो पाएगा। तो ये वस्तु को पूरी तरह विभाजनीय मानकर ये बताता है कि हम वस्तु को विभिन्न टुकड़ों में बांटकर उनका उपयोग करते हैं या उसको टुकड़ों में बांट सकते हैं। तो अनेक चीजें ऐसी हैं जिनका हम विभाजन नहीं कर पाते। नेक्स्ट है, उपयोगिता को संख्या में मापनीय मानता है। उपयोगिता का संख्यात्मक मापन, उपयोगिता का संख्यात्मक मापन करता है ये नियम, संख्यात्मक मापन। इस नियम में ये मान लिया गया है मार्शल के दृष्टिकोण के अनुसार कि किसी भी वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता को हम संख्या में माप सकते हैं, लेकिन उपयोगिता हमारी एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, यह हमारे मन से रिलेटेड है।
हमारे दिमाग से रिलेटेड होने के कारण अलग अलग वस्तुओं के संबंध में हर उपभोक्ता की उपयोगिता अलग अलग प्रकार की हो सकती है, तो उपयोगिता का संख्यात्मक मापन नहीं किया जा सकता। ये उपभोक्ता की मन स्थिति पर डिपेंड करेगा कि उसको उस वस्तु में कितनी उपयोगिता दिखाई दे रही है। हर उपभोक्ता के लिए एक ही वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता एक जैसी हो ये जरूरी नहीं है। तो उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा होने के कारण भी समसीमांत उपयोगिता नियम की आलोचना की जाती है कि हम उपयोगिता को संख्या में नहीं माप सकते। पांचवा, ये मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर मानता है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं, मुद्रा की इकाइयां बदलते ही हमारे लिए उनकी सीमांत उपयोगिताएं भी बदल जाती है। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होते रहते हैं और उसके लिए उन आय से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो भी पूरी तरह बदल जाती है। तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को इस नियम में स्थिर माना गया है। इसकी मान्यताएं हमने देखी, तब हमने कहा था कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता की स्थिरता की मान्यता पर आधारित है, जबकि व्यावहारिक जीवन में मुद्रा की सीमांत उपयोगिता भी मुद्रा की मात्रा बदलने के साथ ही बदल जाती है। और एक लास्ट आलोचना है, छठी आलोचना, ये बजट को एक वर्ष की बजट अवधि पर आधारित, एक वर्ष की बजट अवधि पर आधारित, बजट अवधि मानी गई इसमें, एक वर्ष की बजट अवधि की मान्यता इसमें स्वीकार की गई है। और अनेक बार हम देखते हैं कि टिकाऊ वस्तुओं की जो बजट अवधि होती है वो एक वर्ष से अधिक भी हो सकती है। ये नियम ये मानकर चलता है कि विभिन्न वस्तुओं की जो बजट की अवधि है, हम जो भी बजट बनाते हैं वो एक वर्ष के लिए होता है। वस्तुओं की कीमत कितनी लगेगी, हम उनसे कितनी उपयोगिताएं प्राप्त करते हैं, वो एक वर्ष की अवधि का मानकर चलते हैं। जबकि टिकाऊ वस्तुओं के उपभोग के संबंध में कितना वो चलेगी या उसकी कितनी सीमांत उपयोगिताओं के आधार पर हमने उसके लिए कितना खर्चा किया है, ये निर्धारण कर पाना कठिन है। तो एक वर्ष की बजट अवधि की जो ये मान्यता है उसके कारण भी समसीमांत उपयोगिता नियम की आलोचना की जाती है। तो आलोचना के अनेक आधार देखे कि ये उपभोक्ता की वैकल्पिक पसंद की मान्यता पर आधारित है, जबकि अनेक बार उपभोक्ता इस चीज से अनभिज्ञ रहता है। ये उपभोक्ता को विवेकशील मानता है, जबकि वो विज्ञापनों के प्रभाव से भी कार्य करता है। वस्तुओं को पूरी तरह इसमें विभाज्य माना गया है, जबकि वस्तुएं पूरी तरह विभाज्य नहीं होती। अनेक वस्तुओं को हमें पूरा का पूरा प्रयोग में लेना पड़ता है। ये उपयोगिता को संख्यात्मक रूप में मापनीय मानता है, जबकि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा होने के कारण हम उसका संख्यात्मक मापन नहीं कर सकते। और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को ये स्थिर मानकर चलता है, जबकि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता भी उसकी मात्रा और इकाइयां बदलने के साथ बदल जाती है। और लास्ट, इसके अंदर टिकाऊ वस्तुओं के उपभोग के संबंध में माना गया है कि उनकी बजट अवधि एक वर्ष की होती है, लेकिन उनकी बजट अवधि एक से अधिक वर्ष के लिए भी हो सकती है। तो यहाँ हमारा उपयोगिता दृष्टिकोण के आधार पर उपभोक्ता संतुलन का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। हमने एक वस्तु के संबंध में, दो या अधिक वस्तुओं के संबंध में उपभोक्ता उपयोगिता दृष्टिकोण के आधार पर अपना व्यवहार किस प्रकार प्रदर्शित करेगा, वो समसीमांत उपयोगिता नियम के आधार पर उसकी व्याख्या देखी। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा समसीमांत उपयोगिता नियम क्या है, इसकी व्याख्या कैसे की जाती है, इसकी मान्यताएं क्या है, इसका महत्व क्या है और इसकी कमियां किस आधार पर निर्धारित की जाती है। अगले वीडियो में हम अपना दूसरा जो दृष्टिकोण है तटस्थता वक्र विश्लेषण के आधार पर उपभोक्ता संतुलन, उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।